हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जहांगीर आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, अब ज्योमेट्री क्या है, किस तरीके से पढ़ी जाती है, कितना इसका हर एक कंपटीशन में वेटेज होता है, हम सारे कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए इस ज्योमेट्री को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो इसमें ठीक है हमारी छूट जाए। चलो शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमें उसका आइडिया होना चाहिए कि हमें कहाँ तक और किस हिसाब से और कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पर आपको एक बार पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे, किस किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले ही उनसे निवेदन है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और साथ में अपने नोट्स बनाने तैयार करें। ठीक है, तो देखो, जब बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। अब देखो, ट्रायंगल जब बात करते हैं क्लासेस तक, यानी कि जब हम 10th क्लास या 9th क्लास तक होते हैं, तब तक तो बहुत ही इजी टॉपिक हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम एक कंपटीशन के अंदर कदम रखते हैं, तो ट्रायंगल एक बहुत ही वास्ट टॉपिक हो जाता है, बहुत ही एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, जिसको समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं, तो ट्रायंगल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार उसका मैं यहाँ पर आपको डिटेल बता देता हूँ, और फिर हम आज थोड़ा सा ट्रायंगल का इंट्रो देखेंगे, और फिर हम अपना जो क्लास होगी वो कंटिन्यू करते रहेंगे। देखो, बात करते हैं ट्रायंगल की, तो सबसे पहले हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, किस किस तरीके की चीजें होती है, क्या क्या काम करता है ट्रायंगल की। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कौन समद्विभाजक। ठीक है, हमारी ये जो क्लास होगी वो बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी में भी चलेगी और इंग्लिश में भी चलेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर, कौन समद्विभाजक। ठीक है, जो कि कोण को दो बराबर भागों में समद्विभाजक यानी कि दो समान भागों में बांटता है। ठीक है, फिर उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में हम इसी के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे, इन सेंटर। इन सेंटर के अंदर हम एक डायग्राम पढ़ेंगे, जो कि एसएससी के अंदर हर एक शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि लगभग हर शिफ्ट में घूम फिर के आता ही आता है। फिर उसके बाद में एंगल बाइसेक्टर के बाद में हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो ग्रेविटी सेंटर पढ़ेंगे। मीडियन के अंदर हम ग्रेविटी सेंटर पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि ग्रेविटी सेंटर किस तरीके से एक मीडियम को 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है। वो सारी चीजें हमारे यहाँ पर गणित पढ़ने का मतलब ये है कि मैं जो भी चीज बताऊंगा गणित के अंदर यहाँ पर, ठीक है, उसका मैं आपको क्यों भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। चीज हमने लिख दी कि हम 2:1 के रेशियो में बांटता है, लेकिन वो कैसे बांटता है, क्यों बांटता है, वो जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे पूरा विस्तार से। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर हम देखेंगे सर्कम सेंटर। फिर उसके बाद में हमारा जो पढ़ने का होगा वो हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड्स। यहां पर हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास में चार तरह के तो हमें सेंटर पढ़ने हैं, वो किस किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी की सारी हम जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे तब हम इनके अंदर देखते जाएंगे।
ठीक है। जब बात करते हैं उसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सर्वांग समता, यानी कि सारे अंग समान किस तरीके से हो सकते हैं एक त्रिभुज के अंदर, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी। समरूपता पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज आपस में कैसे समरूप हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आएगा वो हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी हो गया, सिमिलरिटी हो गया। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेवियन, और एक और टॉपिक होता है एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री। ये जो दो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही अच्छे टॉपिक है जो कि कई बार इनसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, स्कूल वगैरह के लेवल पे तो हम सेवन वगैरह पढ़ते भी नहीं है, क्या होती है, कैसे काम करती है, वो जब हम पढ़ेंगे तब उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और मास पॉइंट ज्योमेट्री के बारे में तो हमें ये इतना सा एक ट्रायंगल पढ़ना है। ठीक है, देखने में हमें भले छोटा सा एक टॉपिक लग रहा है कि बस इतने 7-8 पॉइंट ही तो है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब हमारा जो और आगे विस्तार से, ठीक है, हमारी जो जानकारी होगी वो ट्रायंगल के अंदर और भी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, बात करते हैं दूसरे डायग्राम के बारे में। सबसे पहले हमारा जो सबसे मेन, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ट्रायंगल ही है और उसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर बात करते हैं 2 नंबर ट्रायंगल के बाद में हमें क्या पढ़ना होता है। ट्रायंगल के बाद में हम पढ़ेंगे स्क्वायर, पढ़ेंगे स्क्वायर के बाद में, सॉरी, सबसे पहले हम स्क्वायर 3 नंबर पे, स्क्वायर से पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर से पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद में स्क्वायर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में रेक्टेंगल, और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपका रोम्बस और पैरेललोग्राम, रोम्बस और पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रेपेजियम। ठीक है, और फिर लास्ट और अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो होगा हमारा सर्कल। हमारे पास में 2 ऐसे डायग्राम हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जिसमें सबसे पहला जो डायग्राम होगा वो होगा ट्रायंगल, और फिर दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डायग्राम आएगा तो जिसका नाम होगा हमारे पास में सर्कल। ठीक है, ज्यादातर जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हुआ, सीडीएस हुआ, उन सब के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो या तो ट्रायंगल के अंदर से पूछे जाते हैं या फिर सर्कल के अंदर से पूछे जाते हैं। तो एक बार ये आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम अपना जो सबसे पहला जो टॉपिक है ट्रायंगल वो शुरू करने वाले हैं। अब देखो, आज सिर्फ हमारा काम इतना ही होगा कि आज हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि ट्रायंगल एक्चुअली में चीज क्या होती है, किस तरीके से काम करता है। बाकी इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, जितने भी और भाग होते हैं वो हम आगे जो हमारी क्लासें आने वाली है, अब हमारी क्लासें जो है वो रेगुलर आती रहेगी। ठीक है, तो उनमें आपको ट्रायंगल जो है वो बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई, ट्राई का मतलब 3। ठीक है, पहले इसकी शेप की मैं बात कर लेता हूं। ये कुछ इस तरीके का एक शेप होता है, क्लोज डायग्राम होता है।
ठीक है, ओपन डायग्राम नहीं होता है, क्लोज्ड डायग्राम होता है। हम जो भी डायग्राम की बात करेंगे यहाँ पर क्लोज डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ओपन डायग्राम के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, चलो देखते हैं। अब देखो, मैं सबसे पहली जो चीज है ट्रायंगल के बारे में, तो ट्रायंगल के अंदर तीन ही क्या होते हैं, ठीक है, तीन ही उसकी साइड होती है, और क्या होती है, तीन ही उसके एंगल होते हैं, और तीन ही उसमें क्या होती है, वर्टेक्स होते हैं, और तीन ही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, सारी चीजें उसके अंदर तीन होती है। अब कैसे क्या होती है जरा एक बार देखो। तीन साइड कौन कौन सी, एक साइड ये ए बी, दूसरी ये, और तीसरी ए सी, तीन साइड हो गए। फिर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीन ही उसमें क्या हो गए, एंगल हो गए। एक वर्टेक्स ये, दूसरा ये, तीसरा ये। वर्टेक्स का मतलब होता है कोणे, ठीक है, तीन ही उसके अंदर कोणे होते हैं, और तीन ही हाइट होती है। इसके ऊपर से यहां से मैं परपेंडिकुलर लगा दूं, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल दूं, और ये इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दूं। अब कई बच्चों के मन में सवाल ये आता है कि सर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये वो जो लाइंस होती है वो एक ही पॉइंट पे क्यों मिलती है। तो इसका जो हम जवाब है वो आगे जब हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड्स वगैरह सारे के अंदर देखेंगे कि मीडियन की जो होती है वो एक ही पॉइंट से गुजरती है, वो किस तरीके से क्या होता है, वो सारा जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो एकदम थोड़ा सा सही लिखते हैं। ठीक है, तो थ्री साइड्स, एंगल और वर्टेक्स और हाइट, सारी चीजें कितनी होती है, तीन तीन होती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले पॉइंट के अंदर हम बात करना चाह रहे हैं कि ट्रायंगल के अंदर तीन ही क्या होती है, साइड होती है, तीन ही एंगल होते हैं, और तीन ही उसके अंदर वर्टेक्स होती है, और तीन ही हाइट होती है। ठीक है, और देखो दूसरी जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इजी सी एक बात है, वो आपने पढ़ी रखी भी होगी। दूसरी बात हम कहते हैं कि ट्रायंगल की जो तीनों तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो जब भी मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री को जब भी हम पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री के अंदर अगर ज्योमेट्री को सही ढंग से पढ़ना है तो ज्योमेट्री के अंदर हर चीज के पीछे आपको क्यों जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ने का मतलब है कि अगर मैंने ये चीज लिखी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो 180 डिग्री ही क्यों होता है, 180 डिग्री से ज्यादा क्यों नहीं होता है, या 180 डिग्री से कम क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का जवाब देखते हैं हम क्यों ऐसा होता है कि 180 डिग्री ही लिखते हैं और 180 डिग्री ही होता है सम। देखो ये मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया है, ठीक है, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये आपका एंगल सी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस बीसी के पैरेलल, ये जो बीसी दिख रही है ना आपको, इस बीसी के पैरेलल यहां से मैं एक लाइन खींचता हूं जो कि इस बीसी के क्या है, पैरेलल है। अब देखो पैरेलल आप लाइन सब भी जानते हो, वैसे हम इसके अंदर एक लाइंस एंड एंगल्स का भी एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर लाइंस एंड एंगल्स को हम पूरा कवर करेंगे, क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर कैसे कैसे एंगल्स होते हैं, किस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, वो सारे की सारी बातें हम जब लाइंस एंड एंगल पढ़ेंगे उस टाइम बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब कभी भी दो ऐसी पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है उनके बीच का जो गैप होता है वो हमेशा डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा सेम रहती है। जब कभी भी दो लाइनें ऐसी पैरेलल हो, ठीक है, और एक तीसरी लाइन उसको इस तरीके से कट आउट करती है, तो ये जो तीसरी लाइन होती है इस लाइन का नाम होती है, ये तो कैसी लाइन होगी, ये हो गई आपकी पैरेलल लाइन, समांतर रेखा जिसको कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारी जो क्लास होगी वो बाइलैंग्वेज चलेगी, जिसके अंदर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ेंगे। अगर कोई दो समांतर या पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक तीसरी लाइन इस प्रकार से कट आउट करती है, दो अलग अलग पॉइंट से कट आउट करती है, ठीक है, तो इस तीसरी लाइन का नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन।  लाइन।       लाइन।
हिंदी में इसको कहा जाता है तिर्यक रेखा। तो आई होप आपको ये दोनों पता चला होगा कि पैरेलल लाइन जिनके बीच के गैप सेम होता है, ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो कि दो पैरेलल लाइंस को कट आउट करती है। अब देखो हमारा जो मकसद है यहाँ पर, ठीक है, लाइंस एंड एंगल के बारे में नहीं है, सिर्फ हमारा ये मकसद है कि जब कभी भी ये दो लाइन को, पैरेलल लाइंस को, ये तीसरी लाइन जब कट आउट करती है तो यहाँ पे बने एंगल और यहाँ पे बने एंगल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इक्वल होती है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ एंगल ए है तो यहाँ पे लिखे हुए एंगल की भी वैल्यू क्या होगी, ए होगी। ठीक है, उसके पीछे भी रीजन होता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा रीजन इसलिए होता है, इसको हम एक नाम देते हैं अल्टरनेटिव एंगल। बहुत सारे एंगल होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं, वो सारे के सारे जब हम लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों एंगल अभी इक्वल किए हैं हमने, उसके पीछे का रीजन क्या है, अल्टरनेटिव एंगल। जहां कहीं पर भी आपको जेड की आकृति बनती दिखती है, इस प्रकार से जेड बनता है, या इस प्रकार से, कभी कभार इस प्रकार से भी बन जाता है और कभी कभार इस प्रकार से भी जेड बन जाता है, जहां कहीं भी आपको ये इस तरह की जेड की आकृति बनते हुए दिखे वहां पर आपको अल्टरनेटिव एंगल, हिंदी में इसको कहता है एकांतर कोण। वैसे देखो ये भी दो प्रकार के होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। इतना हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये रीजन पता रखना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो क्यों हमारे इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ, आपको यहाँ पर भी एक ऐसी आकृति बनती हुई दिख रही होगी। अगर ये एंगल बी है तो यहाँ पर लिखा हुआ भी एंगल कितना होगा, बी होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने अभी कहा था कि ये उल्टा जेड भी यहाँ पर आपके पास में फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर एंगल सी है तो यहाँ पे लिखा हुआ एंगल भी कितना होगा, सी होगा। ठीक है, और हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन के एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, फिर उसके अंदर चाहे भले आप दो एंगल ऐड कर दो, यानी कि इस प्रकार से एक लाइन खींच के दो एंगल ऐड कर दो, चाहे मैं इस तरीके से एक लाइन और खींच के इसके अंदर एक तीसरा एंगल और ऐड करवा देता हूं, चाहे भले कितने भी एंगल हो, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, उन सब का जो सम है वो कितना डिग्री रहने वाला है, 180 डिग्री रहने वाला है। तो यानी कि यहां से मैं देखो, यहां से कितने एंगल निकल रहे हैं, ये वाला बी है, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल सी है। तो यहाँ पर तीनों एंगल की जो वैल्यू होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, वो 180 डिग्री होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स जो होते हैं ना, वो इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, मैंने क्या किया, इस बीसी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींची। ठीक है, अब देखो ये जितना b की वैल्यू है उतनी उतनी यहाँ की वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया दो पैरेलल लाइंस को अगर एक तीसरी लाइन काटती है या ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो यहाँ पर बनने वाले जो कोण होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है, जिसको हम नाम देते हैं अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से हम कहते हैं कि दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी कितना होगा, सी। और मैंने कहा है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चाहे 3 एंगल बने चाहे 4 एंगल बने, यहाँ पर हमारे पास में कितने, ए और बी और सी तीनों एंगल बन रहे थे, और तीनों के तीनों एंगल की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 180 डिग्री। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि ट्रायंगल के हम तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वो किस तरीके से होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या हमसे जुड़ने वाले हैं आगे आने वाले भविष्य में, वो जो है जब भी आप हमारी क्लास शुरू करें तब एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाएं। ठीक है, क्योंकि जो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारे एकदम सीक्वेंस के हिसाब से चलेगी, और अगर आपने बीच में से कहीं से देखा है तो वो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, और बकायदा आप इन चीजों के नोट्स वगैरह बनाते हुए चलते जाइए। वैसे ये नोट्स जो होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वो आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी हम सीरीज लाएंगे। जब हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसके ऊपर हम क्वेश्चंस की भी सीरीज लेके आएंगे। पूरी की पूरी ज्योमेट्री जो होगी वो हमारे एकदम सीक्वेंस के हिसाब से चलेगी, और एक भी दिन, हर दिन आपको नए नए टॉपिक, हमारा 1 डे 1 कंसेप्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, यानी कि एक दिन में एक कंसेप्ट सीखेंगे हम।
ठीक है। तो आई होप ये जो दोनों चीजें अभी तक हमने सीखी है कि ट्राइंगल्स के अंदर 3 साइड होती है, एंगल होते हैं और वर्टेक्स और हाइट होती है, सारी चीजें 3 3 होती है। फिर उसके बाद में हमने सीखा है कि ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपने ये 2 चीजें सीखी हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। हम्म, तो हमारे चैनल का जो एक उद्देश्य है, जो कि मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको गणित के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स याद करवाना हमारा उद्देश्य नहीं है कि मैंने यहाँ पर कोई चीज लिखी और मैंने उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दी। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लो ताकि आपका जो है वो पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो मेन मोटो है कि आपको गणित सिखाना, कि गणित किस तरीके से काम करती है और हमने जो भी चीज लिखी है वो किस तरीके से प्रूफ हुई है। अगर देखो हमारे पास में कोई चीज का प्रूफ ही नहीं होगा तो हम उसे कैसे मान लेंगे। तो वही सारी चीजों को प्रूफ करना ही हमारा मकसद है और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको गणित बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो आप भी जुड़े रहे। ठीक है, अब देखो तीसरी जो मैं बात कर रहा हूं, तीसरी जो हमारी मेन जो बात है वो है आपके पास में क्या, मान लो मैंने कोई एक डायग्राम खींचा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ठीक है, मैंने क्या किया कि यहाँ पर, ठीक है, नाम भी दे देता हूँ, ये भी नहीं, इसको अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं, अल्फा और ये बीटा। मैंने क्या किया, इस बीसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। ठीक है, बीसी लाइन को मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया है और मैंने यहाँ पर भी एक एंगल ड्रॉ कर दिया है जिसका नाम मैंने दे दिया है एक्स। ठीक है सॉरी, मैंने यहाँ पर एक एंगल नाम दे दिया है एक्स। अब देखो, अब जो हम बात सीखने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझना कैसे क्या होता है। देखो इसको हम नाम देते हैं, ये जो दोनों एंगल होते हैं ना, इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। इनको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं आंतरिक कोण। इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक कोण। ठीक है, और ये जो बाहर है, जो बाहर की तरफ बना हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। हिंदी में इसको कहा जाता है बाह्य कोण। ठीक है, अब देखो इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है ना, इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अंदर वाले जो ये इंटीरियर जो ऑपोजिट एंगल है ना, देखो ये अगर यहाँ पे बना हुआ तो इसके ऑपोजिट एंगल यहाँ पे, अगर कोई शेप यहाँ पे होता तो उसके ऑपोजिट एंगल ये वाला और ये वाला, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता तो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ये वाले होते हैं। तो यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि, ठीक है एक बार इनको रफ कर देते हैं। हाँ, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो दो इंटीरियर एंगल के, ये जो ऑपोजिट में इंटीरियर एंगल लिखे हुए हैं ना, इनके सम के इक्वल होती है। यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो अल्फा प्लस बीटा होगी। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो अल्फा और बीटा के इक्वल होगी। मान लो ये इसकी वैल्यू है 30, इसकी वैल्यू है 40, आपको कह दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 30 प्लस 40, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। तो ये एक छोटी सी चीज है बट ध्यान रखने लायक है, क्योंकि हम जब, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर आगे बढ़ेंगे तब हमारे ये चीज काम आने वाली है। ठीक है, और छोटे मोटे एग्जाम्स में सॉरी, जितने भी छोटे मोटे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं या बाय द वे आपके स्कूल लेवल पर भी जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर कभी कभार ये, ठीक है, चीज पूछ ली जाती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पॉइंट पे। अब देखो, अब मैं एक चीज लिखने वाला हूं कि
कंडीशन लिखने वाला हूं। कंडीशन किस चीज के लिए, अब किस चीज की कंडीशन लिखने वाले हैं कि एक ट्राइंगल को बढ़ने के लिए, ठीक है, ट्राइंगल कंडीशन फॉर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कौन कौन सा ट्राइंगल बन सकता है और कौन कौन से एंगल ट्राइंगल नहीं बन सकते। देखो कंडीशन तो सबसे पहली चीज तो यही होनी चाहिए, उसके अंदर 3 साइड होती है, 3 साइड होनी तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो 3 साइड होने से ही हर एंगल ट्राइंगल नहीं हो जाता, ठीक है, 3 साइड होने से ही वो जो शेप है वो एक ट्राइंगल का शेप नहीं बन सकता। कैसे क्या होता है जरा एक बार के लिए ध्यान देना, कैसे क्या होता है। मान लो कि मैंने आपके पास में यहाँ पर लिखा है, एक लिखा है आपके पास में जैसे कोई भी ले लें 10, 11 और 12, एक ये साइड लिखी है और एक साइड में यहाँ पे आपके पास में लिख रहा हूं, ठीक है, 6, 8 और 10, ठीक है, ये 2 चीजें मैंने आपके सामने लिखी है, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझने का प्रयास करें। और भी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं आपके पास में एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 3, 4 और 2, ठीक है, ये भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो चलो एक बार के लिए, ठीक है, एक ही एग्जांपल से, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, कैसे काम करता है, जरा एक बार देखेंगे। किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए सबसे पहली बात तो हमें उसके अंदर की सबसे बड़ी साइड का पता होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर ये सबसे बड़ी साइड ये है और इसके अंदर सबसे बड़ी साइड ये है। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूं कि देखो ये जो साइड है ना सबसे बड़ी, ये जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है। अब देखो ध्यान रखना, ए का जो, ठीक है, ए की जो वैल्यू है ना वो कभी भी दूसरी साइड के, जो ये 2 साइड और बच जाती है ना, इनके सम से बड़ी नहीं हो सकती, पहली बात तो, ठीक है। पहली कंडीशन हमारे पास में क्या होती है कि ए की जो वैल्यू है वो इन दोनों, बाकी जो दोनों शेष भुजाएं बच चुकी हैं, साइड्स बच चुकी है, उनके सम से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। पहली कंडीशन तो हमारे पास में ये आती है। दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या आती है कि ए की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किससे बड़ी होती है, बी और सी के डिफरेंस से। डिफरेंस का मतलब है इन दोनों के, अगर मैं माइनस करूं, इन दोनों साइड को माइनस करूं, तो उससे हमेशा ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू जो है छोटी होनी चाहिए या बराबर आ जाए तो भी, ठीक है, बराबर नहीं, छोटी मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाया, या तो बड़ी होनी चाहिए या आपके पास में छोटी होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। इक्वल होते ही वो ट्रायंगल के फॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो मैं एक बार जरा यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर दोनों का सम किया जाए 10 और 11 का, मैं अगर यहाँ पर आपके पास में जो ये एग्जांपल लिया हुआ है 10 प्लस 11 करता हूं तो मैं आता है मेरे पास में 21 जो है वो आपके पास में 12 से बड़ा है, तो ये एक ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है, आपके पास में ये एक ट्राइंगल बन सकता है। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 10 है, तो इन दोनों का मैं जब सम करूंगा तो 6 प्लस, ठीक है, 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 जो होगा वो 10 से बड़ा होगा, तो ये भी एक ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैं आपके पास में एक साइड लिखता हूं 3, 10, 13। अब देखो साइड तो आपके पास में 3 दे रखी है, ठीक है, 3 साइड दे रखी है, तो अब देखो ये मैं इसको एक बार, ठीक है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 13 है। 13 का जो, अब ठीक है, मैंने क्या कहा था, 13 जो है वो इन दोनों के सम से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का सम करता हूं तो भी मेरे पास में कितना आता है, 13। 13 इक्वल टू 13, ये केस हमारे पास में नहीं हो सकता, यानी कि इसका मतलब है ये ट्राइंगल फॉर्मेट नहीं हो सकता। एक बहुत ही अच्छा, एक बार एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि आपके पास में 4 साइड्स दे रखी थी, उसके अंदर से आपको बताने थे कि कौन सा, ठीक है, ट्राइंगल बन सकता है और कौन सा ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि मैंने आपके पास में 3 साइड दे रखी है, 100, 200 और 300, ठीक है, तो ये क्या ट्रायंगल फॉर्मेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है, और कमेंट जरूर करते रहें, हर वीडियो के बाद में कमेंट करना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रायंगल के अंदर कंडीशन क्या होती है किसी भी ट्रायंगल के बनने की,
कि उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो साइड है वो शेष दो साइड के सम से तो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और शेष दो साइड के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये चीज एक बार आप नोट कर लेना, ठीक है। और बकायदा आप अपने नोट्स वगैरह बनाते हुए चलें, ठीक है। हर एक चीज को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा, विस्तार से समझाया जाएगा, तो आप, ठीक है, बकायदा हर चीजों के नोट्स वगैरह बनाते हैं चलेंगे साथ में। वैसे मैं आपको इनके नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा जल्दी, हमारे आने वाले टाइम में आपको इनके नोट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप मेक श्योर इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। आई होप आपने उतार लिया होगा। अब देखो एक बार, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। एक बार एसएससी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, जरूर आप एक बार, जैसे ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन कर दूं, ठीक है, तो आपको एक बार पॉज करके उसको करने का एक बार जरूर ट्राई करना है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था, जरूर एक बार देखें, ठीक है। क्वेश्चन एसएससी ने एक बार क्या पूछा था कि आपके पास में तीन साइड दे रखी थी। तीन साइड क्या क्या दे रखी थी, एक साइड दे रखी थी 10, एक x, और एक आपके पास में 17। ये तीन आपके पास में साइड दे रखी थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा कि तीन साइड आपके पास में दे रखी थी। उसने पूछा था पहली बात तो, ठीक है, x की आपको बतानी है रेंज, ठीक है। x आपको बताना है कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और जो वैल्यू आएगी उससे फॉर्मेट होने वाले ट्राइंगल की नंबर बताना है, क्या नंबर ऑफ, ठीक है, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल जो इन साइड से बनाया जा सकता है, इन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को वापस सुनने में, आपके पास में ये तीन साइड दे रखी थी 10x और 17, तीन साइड दे रखी थी। उसके बाद में आपको पूछी थी कि x की रेंज क्या हो सकती है, x की रेंज कहां से लेकर कहां तक आ सकती है, ठीक है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। फिर उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है कि इन तीनों साइड से जहां पर भी ये x की जो वैल्यूज आएगी उनको रख रख के आप कितने ट्राइंगल्स और बना सकते हो, ठीक है। वैसे तो देखो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैंने आपको कहा है, ठीक है, कि हमारा मकसद यहाँ पर शॉर्ट तरीका सीखने का नहीं है, ठीक है। मैं वैसे शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि आपके पास में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको शॉर्ट करने का कैसे तरीका होता है, ठीक है। लेकिन एक बार आप ये क्वेश्चन को ट्राई करने का, ठीक है, आई होप ट्राई किया होगा आपने। जब कभी भी मैं क्वेश्चन को ट्राई करने का बोलूँ तो आपको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हाँ, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है, लेकिन थोड़ा सा आपके पास में ट्रिकी क्वेश्चन है। चलो इसको करने का ट्राई करते हैं। देखो जब कभी भी आपके पास में, पहली बात तो x की जो वैल्यू पूछेगा, जो तीसरी साइड है, मैंने आपको अभी भी बताया है कि तीसरी साइड जो है वो हमेशा क्या हो सकती है। पहली बात तो इसकी रेंज जब कभी भी निकालने को बोले तो x जो है वो इन दोनों की साइड के सम से तो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ठीक है। x जो होगा वो अभी हमने पढ़ा था कि दोनों के साइड के सम से क्या होता है, छोटा होता है, और इन दोनों के डिफरेंस से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ये अभी हमने चीज पॉइंट नंबर 4 के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है, x की जो रेंज हमारे पास में आई है वो कहां से लेकर, x की वैल्यू 7 से लेकर कहां तक हो सकती है, 27 तक। कभी कभार इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास में तीन, ठीक है, तीन साइड दे रखी दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपके पास में कुछ इस तरीके से आपके पास में ऑप्शन दे देंगे कि ऑप्शन ए, कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 7 और 27। फिर आपके पास में
क्या दिया जाएगा कि 27 और 7, सी वैल्यू आपके पास में दे दी इक्वल टू ये दे दी जाएगी। फिर एक लास्ट ऑप्शन आपके पास में दे दिया जाएगा ये वाला जो अभी, अब देखो अभी हमने पॉइंट नंबर 4 के अंदर जो कंडीशन पढ़ी थी, मैं एक बार वापस लिख देता हूं कि x की जो वैल्यू है, x की नहीं, मान लो 3 साइडें थी हमारे पास में a b c, a की जो वैल्यू है वो इनके सम से तो क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, ठीक है, और इनके डिफरेंस से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ये चीज आप हमेशा याद रखना। यहाँ पर ना तो इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर सिर्फ या तो लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो अगर आपके पास में कभी ये आ जाए तो ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना होगा, आपके पास में इक्वल टू वाली चीजें नहीं लेनी है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 7 से तो क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन 27 से क्या होगी, छोटी होगी। देखो अब हमारे पास में यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी बताने हैं कि अगर ये इतनी सारी वैल्यूज आई है तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखो 7 से लेकर 27 तक की वैल्यू लिखते हैं। पहली बात तो 7 से बड़ा क्या होता है, स्टार्ट होता है 8 से, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। हम देखो इक्वल टू वाली वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा हुआ है, ना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो हमारी जो वैल्यू की शुरुआत होगी वो 8 से होगी और 26 पर आकर हमारी खत्म हो जाएगी। यानी कि ये इतनी सारी वैल्यूज है जो कि हम x की जगह रख के हम ट्रायंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं कितने काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ जाएंगे, 19 ट्राइंगल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले तो हमने रेंज निकाली और रेंज के लिए रेंज निकालने के बाद हमने सारी चीजों को रख के, ठीक है, हमने ये क्वेश्चन जो है वो कर लिया। अब देखो हमारे पास में जब बात आती है, ठीक है, ये तो चलो हमारे पास में ये समझने के लिए कि ये चीज कैसे हुई तो हमने इतना कर दिया, लेकिन जब आता है कि क्वेश्चन जब आपके पास में कंपटीशन लेवल में आएगा, जैसे एक बार एसएससी ने पूछा भी था ये, तो अब वहां पर हमारी अप्रोच क्या होगी, वहां पर अब हमारी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वहां पर हमारी अप्रोच ये नहीं होगी, वहां पर हमारी अप्रोच जो होगी वो मैं यहाँ पर, ठीक है, आप उसको ट्रिक लिखो चाहे कुछ भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने की हमारे पास में जो अप्रोच होगी, ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं तो उस चीज की जो हमारे पास में अप्रोच होगी वो क्या होगी, तो सीधी सीधी सी अप्रोच हमारे पास में होगी कि हमारे पास में जो स्मॉल साइड है, स्मॉल साइड को मेरे को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से और 1 लेस करना है, ठीक है। क्या कहा मैंने, यहाँ पर ये 3 साइड हमारे पास में जो दे रखी है, इन तीनों में से हमें, ठीक है, वैसे तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है, वैसे इन दोनों को ही देखना होगा। तो स्मॉल साइड कौन सी है, 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1, तो 20 माइनस 1, तो हमारे पास में पॉसिबल ऑफ नंबर ट्राइंगल्स कितने आ गए, 19 आ गए, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चंस में वहां पर अप्रोच होगी जहां पर, ठीक है, हमारे पास में अगर कंपटीशन में वगैरह में आ जाए तो ये हमारी वहां पर अप्रोच ये वाली रहनी चाहिए। फिर वहां पर हमारी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब वहां पर अब काउंट थोड़ी करने बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी अप्रोच ये वाली होनी चाहिए, समझने के लिए ये वाली चीज है, ठीक है, और करने के लिए जल्दी ये वाली चीज है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आपको देता हूं, तो उस क्वेश्चन को आप घर पे करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 8x और 12, ठीक है, यहां पर आपको नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल बताना है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो ये जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जितने भी लोग, ठीक है, देख रहे हैं
वो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके हमें और क्या क्या चीज़ों के अंदर सुधार करनी चाहिए वो आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।